भाई लोग मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना ज्यादा लॉन्ग ये वीडियो बनाऊं और इसके बदले में आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि जितना हो सके उतना ज्यादा आप इस वीडियो पर लाइक करें और मेरे लास्ट लॉन्ग वीडियो के ऊपर 1K लाइक्स करने के लिए थैंक यू। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लिन जुईचेन ने अपनी स्वॉर्ड से अपनी पूरी ताकत से अटैक कर दिया था, जिसके अगेंस्ट में यूहाओ ने अपने फिस्ट से अपनी पूरी पावर से अटैक कर दिया था। और जैसे ही लिन जुईचेन की स्वॉर्ड और यूहाओ का फिस्ट आपस में टकराता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर बाहर निकल रही होती है। और इन दोनों के इतने खतरनाक क्लैश की वजह से एरिना पूरी तरीके से तहस नहस होने लगता है। और इस खतरनाक क्लैश के बाद यूहाओ और जुईचेन ये दोनों ही फोर्स की वजह से पीछे हटने लगते हैं। और इस क्लैश से ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इनके बीच में क्या हुआ है। और हम देखते हैं कि यूहाओ का हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और इसका काफी खून भी बह रहा होता है। और यूहाओ परेशान होते हुए मन में कहता है कि वो जो स्ट्राइक थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसने लगभग मेरे डिफेंस को तोड़ ही दिया था। और इस तरफ हम देखते हैं कि जुईचेन का जो हाथ होता है वो भी इंजर्ड हो चुका था, जिसके अंदर से ब्लीडिंग भी हो रही होती है। और ये मन में कहता है कि आखिर वो एबिलिटी क्या थी, उससे तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे स्पिरिट के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। और इन दोनों के क्लैश को देख के ऑडियंस काफी हैरान होती है और कहती है कि इनके अटैक का ये जो मैग्नीट्यूड था, क्या ये सच में किसी एक लेवल 5 स्पिरिट डिवाइस मास्टर का था और क्या आखिरकार यूहाओ हार गया है और ना जाने इन दोनों में से कौन जीता है। और इस तरफ जुआन भी कहते हैं कि अगर ईमानदारी से कहूँ तो इस मैच में मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि इन दोनों में से कौन जीता है। और यूहाओ कहने वाला होता है कि ये मैच, लेकिन तभी जुईचेन कहता है कि मैं हार गया हूँ। और इस चीज को सुन के यूहाओ, जिंग होंगचेन, जुआन ये तीनों ही काफी हैरान होते हैं और ऑडियंस काफी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ली जुईचेन कैसे हार गया है। और इस तरफ ली जुईचेन यूहाओ से कहता है कि थैंक यू, मुझे वो मिल चुका है जो मैं चाहता था। और फिर ये गुड बाय कह के यहाँ से चला जाता है। और उसे जाता देख यूहाओ मन में कहता है कि इस मैच को मैं भी हारा हूँ और मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से नहीं हरा पाया हूँ, क्योंकि वो जो औरत तुम्हारी स्वॉर्ड से बाहर निकल रहा था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और तभी अचानक से यह अपने मेंटल सी को चेंज होता हुआ महसूस करता है और ये मन में कहता है कि ये काफी रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मुझे इसका फायदा उठा लेना चाहिए। और तभी हम यूहाओ की आईज के अंदर अलग तरह की लाइट को देखते हैं और तभी ये बैठ के मेडिटेट करने लगता है, जिस वजह से इसके अंदर से गोल्डन लाइट एमिट होने लगती है। और इस तरफ कुछ जने बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि ली जुईचेन भी हार गया है और अब कौन ही लेवल 6 स्पिरिट डिवाइस मास्टर रह गया है। और तभी टीचर फान्यू बिशप के पास जाके कहते हैं कि बिशप, देख के ऐसा लगता है कि इस कंपटीशन को बीच में रोकना पड़ेगा। तो बिशप कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो फान्यू कहता है कि तुम तो एक लेवल 9 स्पिरिट डिवाइस मास्टर होना, तब भी तुम ये नहीं बता पाए कि यूहाओ ने अपनी अवेकनिंग मेडिटेशन को स्टार्ट कर दिया है। और अवेकनिंग मेडिटेशन को सुन के जिंग होंगचेन भी थोड़ा सा हैरान होता है और फान्यू कहते हैं कि इस बच्चे की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन तुम किसी नॉर्मल स्पिरिट मास्टर के स्टैंडर्ड से नहीं कर सकते हो, इसलिए प्लीज मुझे माफ करिए। चलिए इस कंपटीशन को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इसकी अवेकनिंग मेडिटेशन को डिस्टर्ब करे। और देख के ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए हमें आपके एरिना के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा और क्योंकि मैं इसका टीचर हूँ तो मैं इस दौरान इसके साथ ही रहूंगा। और इस बात को सुनकर जिंग होंगचेन कहता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और फिर जिंग होंगचेन अवेकनिंग मेडिटेशन के बारे में सोचते हुए मन में कहता है कि ये बच्चा ली जुईचेन के खिलाफ मैच करने के बाद भी वापस से इम्प्रूव हो गया है, इसलिए मुझे डर है कि कहीं ना ये फ्यूचर में सन मून एम्पायर के लिए बाधा ना बन जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है और वो समय आता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ का ख्याल रखने के लिए टीचर फान्यू ने एक सिंपल सा टेंट बनाया होता है एरिना के अंदर और ये इसका पूरे समय ध्यान रखते थे, फिर चाहे दिन हो या रात। और टीचर फान्यू यूहाओ को देखते हुए सोचते हैं कि अवेकनिंग मेडिटेशन के दौरान एक स्पिरिट मास्टर की बॉडी सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में होती है और ये काफी ज्यादा दुर्लभ घटना है, क्योंकि जितने ज्यादा लंबे समय तक मेडिटेशन टिकेगी वो उतना ही बेहतर होता है एक स्पिरिट मास्टर की ग्रोथ के लिए। और फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर फान्यू यूहाओ की तरफ देखते हुए मन में कहते हैं कि पहले ही 1 महीना बीत चुका है लेकिन ये अभी मेडिटेट कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। और इस चीज को लेके फान्यू को काफी ज्यादा बेचैनी सी हो रही थी, तो इन्होंने इस चीज को लेके एल्डर जुआन को मैसेज भिजवा दिया। तो एल्डर जुआन रात के
दौरान ही ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाते हैं और केयरफुली यह को एग्जामिन करने के बाद स्वान लाओ को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलती है। लेकिन जो चौंका देने वाली चीज थी वो यह की एक्सीलेंट मेडिटेशन स्टेट होती है, जिस वजह से अभी इसे और भी समय लगेगा उठने में। और इसी दौरान हम यह के मेंटल सी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें एक नया रूप देखने को मिलता है। और जैसे यह अपनी आंखें खोलता है तो ये इस जगह को देख के हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये जगह क्या है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इलाओ आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा मेंटल सी है। और यह चौंकते हुए कहता है कि क्या मेरा मेंटल सी, आखिर कब ये इतना बड़ा हो गया। और तभी यहाँ पे आइस एम्परर और स्काई ड्रीम आ जाता है और ये युहाओ से कहता है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने काफी बढ़िया नींद ली है, जबकि इस बारी मैं नहीं सोया। और यह तियानमिंग और बिंगबिंग को देख के हैरान होता है और ये कहता है कि आखिर तुम दोनों भी क्यों ग्रो हो गए। तो इलाओ बताते हैं कि तुम्हारे मेंटल सी के बदलने की वजह से, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है और इस बग ने तुम्हें काफी बड़ी मात्रा में मेंटल पावर दी है। और ये एक बाउंडलेस सी है, मतलब कि तुम्हारी जो मेंटल पावर है वो एक ट्रू सी के अंदर एक्सपेंड हो चुकी है। और इस लम्हे से तुम्हारी मेंटल पावर उस पॉइंट तक पहुंच चुकी है जहाँ पे ये सर्कुलेट कर सकती है और वास्तव में अनंत हो सकती है। और अब तुम्हारा मेंटल सी तुम्हारी किसी भी आई ऑफ डेस्टिनी की एबिलिटी को सपोर्ट कर सकती है। और अब तो तुम लाइट ऑफ डेस्टिनी को दिन में 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। और तुम्हारी मेंटल पावर के रिकवर होने की जो स्पीड है वो पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा हो गई है। और इसके साथ ही अब तुम अपनी किसी भी मेंटल एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। और इस चीज को सुन के यह खुश भी होता है और हैरान भी, और कहता है कि बहुत ही बढ़िया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बारी में इतना ज्यादा इम्प्रूव होऊंगा। और तभी इलाओ कहते हैं कि इस बारी तुमने इस बग की 2 सील्स की मेंटल पावर को एब्जॉर्ब किया है, जिस वजह से तुम काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हो। और तुम्हारी जो एब्सोल्यूट आइज की दूसरी स्पिरिट पावर है वो भी इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन इसकी पावर ने तुम्हारी बॉडी पर भी काफी स्ट्रेस डाला है, इसलिए तुम्हें धैर्य रख के ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और ये मेडिटेशन काफी लंबे समय से चल रही है, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। जिसपे यह सिर खुजाते हुए कहता है कि ठीक है, ये मेंटल सी तो इवॉल्व हो चुका है, तो मैं इससे कैसे जाऊंगा। तो इसकी नादानी को देख के इलाओ परेशान होते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा मेंटल वर्ल्ड है, तो तुमको ही तो इस चीज को डिसाइड करना होगा। और इस चीज को सुन के यह जोश से कहता है कि ठीक है, अब सब कुछ मेरी ही इच्छा से होगा। और इस तरफ हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 6 महीने बीत चुके होते हैं और इस समय के दौरान टीचर फानियो भी काफी बदल से गए होते हैं। और ये बैठे बैठे कहते हैं कि मौसम ठंडा हो रहा है, लगता है कि सर्दियाँ काफी जल्दी आ रही हैं और पक्का ये समय भी जल्दी गुजर जाएगा। और जैसे टीचर फानियो युहाओ के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट को नोटिस करते हैं तो ये काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और ये युहाओ की तरफ देखते हुए हैरान होते हुए मन में कहते हैं कि शायद आखिरकार युहाओ उठने वाला है। और फिर टीचर फानियो कहते हैं कि अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खाई हैं तो युहाओ को देख के ऐसा लगता है कि ये जल्दी उठने वाला है। और तभी युहाओ के अंदर थोड़ी सी हलचल होने के बाद ये वापिस से शांत हो जाता है। और इस चीज को देख के टीचर फानियो हैरान परेशान होते हुए मन में कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि इसने वापिस से मूव करना बंद कर दिया है या फिर कुछ इसे हो गया है और इसे इतनी डीप मेडिटेशन करते हुए आधा साल हो चुका है, तो शायद इसने अपनी बॉडी के अंदर की सारी एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया होगा। इसलिए मुझे डर है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और इस तरफ युहाओ जो कि शांत बैठा था, तभी इसमें दोबारा से हलचल होती है और ये अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं कि इसकी आईज में से गोल्डन लाइट एमिट हो रही होती है। और इस चीज को देख के टीचर फानियो भी हैरान होते हैं और मन में कहते हैं कि कितना मस्त आंखों का जोड़ा है। और फिर हम देखते हैं कि युहाओ के ये आईज के पेयर इनक्रेडिबल लग रहे होते हैं और इसके अंदर देखने से ऐसा लगता है जैसे कि एंडलेस ओशियन के अंदर डूब रहे हों। और यह होश में तो आता है लेकिन कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। और यह को कमजोरी की वजह से गिरते देख टीचर फानियो तुरंत ही इसे संभालते हुए मन में कहते हैं कि आखिरकार ये होश में आ ही गया, लेकिन ये काफी लंबे समय से मेडिटेट कर रहा है, इसलिए ऐसा दिखता है कि इसकी बॉडी ये हैंडल नहीं कर पाई और मुझे जल्द से जल्द इसकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। जिसके बाद ये युहाओ को ले जाके मेडिकल बात देते हैं जिससे कि इसकी अपनी बॉडी ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर हो सके और इसकी मदद करते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी को कल्टीवेट करने में। और फिर फानियो इसे अपने रूम में लौटा लाते हैं और वार्म वाटर को सोखने के बाद युहाओ की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे आने लगती है और सिर्फ 3 दिनों बाद युहाओ अपने पैरों पे वापस खड़े होने लगता है। और वैसे भी इसकी बॉडी को अब भी टाइम की जरूरत थी धीरे धीरे रिकवर करने में। और ये तो साधारण सी बात थी कि इसकी अब बॉडी पहले जैसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी और सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर होने पे जो कुछ भी 50 मीटर की रेंज के अंदर होता है वो इसकी नजरों से बच नहीं सकता है। लेकिन अगर ये किसी एक डायरेक्शन में भी फोकस
करता है तो इसकी रेंज बढ़ के 3000 मीटर्स हो जाती है और इसकी मिस्टिकल पर्पल आई जो है वो भी माइक्रोस्कोपिक स्टेज तक पहुंच गई है। और तभी यहाँ पे फानियो आते हुए पूछता है कि याओ तुम कैसे हो और क्या तुम्हारी बॉडी रिकवर हो चुकी है, जिस पर याओ उत्साह के साथ कहता है कि यस मास्टर, मैं अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुका हूँ। तो फानियो कहते हैं कि बढ़िया, ये सुन के मुझे काफी खुशी हुई। और फिर याओ इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा इतने लंबे समय तक ध्यान रखा। तो फानियो कहते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा शांत देख के मुझे और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें मिंगदे हॉल का सीन दिखाया जाता है क्योंकि याओ के रिकवर होने के कुछ समय बाद ही ये एक बारी वापस से मिंगदे हॉल में लौट आता है और अपनी अधूरी रिसर्च को वापस से शुरू करता है। और पहले जो याओ ने इतने सारे जलवे दिखाए हैं जिस वजह से इसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है अपने आप को लो प्रोफाइल बनाए रखना। और क्लास के बाद याओ अपने रूम की तरफ जाते हुए अपने सोल गाइडिंग डिवाइस के बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन ये तभी यहाँ पे जी जुई चैन को देखता है। क्या बात है, तुमने तो एक ही बारी में मुझे पहचान लिया। तो याओ कहता है कि जिस स्वाड को तुम लेके रखते हो वो काफी यूनिक है, जिसके लिए ली जुई चैन थैंक्स कहता है। तो याओ कहता है कि आखिर तुम किस चीज के लिए मुझे धन्यवाद कह रहे हो। तो ली कहता है कि जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे साथ फाइट की थी तो उस समय मैं काफी कुछ सीख पाया था और वैसे तो हम दोनों ही डीप मेडिटेशन में एंगेज हो गए थे, लेकिन मैं सिर्फ 1 मंथ ही टिक पाया जबकि तुम आधे साल तक टिके रहे। और आज यहाँ पे आने का जो कारण है कि जब हमने आखिरी बार फाइट की थी तो मैं ये देखने आया हूँ कि तुमने तब से लेके अब तक कितना इम्प्रूव किया है। और भाई लोग, जुई चैन के पीछे जो ये ड्रैगन दिख रहा है क्या मेरी तरह ही आपको भी ड्रैगन प्रिंस युआन का कॉपी लग रहा है? और लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इतना कि जुई चैन अपने स्वॉर्ड के ऑरा को याओ की तरफ काफी खतरनाक तरीके से रिलीज करने लगता है, जिसके काउंटर में याओ अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है। और क्योंकि याओ की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसी वजह से जुई चैन के स्वॉर्ड ऑरा की वजह से इसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती है और ये बड़ी ही आसानी से उससे होते हुए आगे बढ़ते हुए आता है। और हम देखते हैं कि जुई चैन का जो स्वॉर्ड ऑरा होता है वो अब याओ के ऊपर पूरी तरीके से बेअसर होता है और याओ इसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में ऐसे ही शांति बनी रहती है। और ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद याओ कहता है कि तुमने जो इतनी ज्यादा लगन से अपनी स्वॉर्ड के ऊपर मेहनत की है वो वाकई में मेरी प्रशंसा पाने के काबिल है, लेकिन मेरे पास एक महान टीचर है और अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो मुझे डर है कि तुम्हारे पास पूरी जिंदगी भर मेरा पीछा करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। और इतना कि याओ यहाँ से चला जाता है और जुई चैन की तलवार भी नीचे गिर जाती है और ये चुपचाप खड़ा रहता है। और जब ये कुछ देर शांत रहता है तब ये मन में कहता है कि इसका पीछा करना वो भी पूरी मेरी जिंदगी भर। और फिर हम ली जुई चैन की आंखों में एक अलग सी चमक देखते हैं और ये कहता है कि मेरा ये रास्ता एकदम सही है और यहाँ तक कि अगर मुझे अपनी पूरी जिंदगी भर इसका पीछा करना पड़े तो भी मैं इसका पीछा हमेशा करता रहूंगा और एक न एक दिन मैं इसे जरूर सरपास करके रहूंगा। और इस तरफ याओ मन में कहता है कि ये बंदा सच में इतना भी बुरा नहीं है मेरा अपोनेंट बनने के लिए। भाई लोग, इस एपिसोड के अंदर हमें नाना की मेमोरीज को दिखाया जाएगा, तो चलिए मिलके पता लगाते हैं कि इसकी मेमोरीज में क्या खास है। इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और यहाँ पे यह अकेला खड़ा होता है, लेकिन तभी अचानक से कहता है कि नाना आखिर तुम क्यों लौट आई। तो नाना सामने आते हुए कहती है कि तुम्हारे सेंसेस तो काफी तेज हैं। तो यह कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पे अपनी स्पिरिट पावर को लेने आई हो। तो यह कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हैं, इसलिए अगर तुम मुझे फॉलो करती हो तो मैं तुम्हें उसे लौटा दूंगा। और इतना कह के युवा यहाँ से जाने लगता है और इसके पीछे पीछे नाना भी जा रही होती है और ये मन में कहती है कि ना जाने क्यों, लेकिन जब मैंने शेरेक एकेडमी के इन एक्सचेंज स्टूडेंट्स के इतिहास पे सोच विचार किया तब से मुझे इसके प्रति विश्वास होने लगा है। और शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इसने जो लास्ट टाइम शाइनेस दिखाई थी, और वैसे भी लास्ट टाइम मुझे काफी ज्यादा चिंता हो गई थी, इसने असल में उस तरह की जो चीज की थी। और तभी नाना से कहता है कि यहाँ पे आके खड़ी हो जाओ और अब क्योंकि मैं तुम्हारी सोल को कंडेंस करने वाला हूँ तो रिलैक्स रहना और इसे रेजिस्ट मत करना। और इतना कह के यह अपनी फिंगर को नाना के फोरहेड पे लगा देता है, जिस वजह से इसका फोरहेड काफी जोर से ग्लो करने लगता है। जिसके बाद नाना यह से कहती है कि मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी सोल सच में थोड़ी बहुत कंडेंस हो गई है और तुमने आखिर ऐसा कैसे किया। और फिर यह इससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई और चीज की जरूरत नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि अब भी मुझे प्रैक्टिस करनी है। और इस बात को सुन के नाना थोड़ी हिचकिचा
चिल्लाते हुए परेशान होते हुए कहती है कि तो फिर मैं अब यहाँ से जाती हूँ। और इतना कह के नाना यहाँ से जा ही रही होती है कि युहाओ कहता है कि फ्यूचर में अपनी वेंजफुल घोस्ट स्किल को इस्तेमाल कम करना। वैसे तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक बारी जो तुम्हारे अपोनेंट ने इसके ऊपर काबू कर लिया तो ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा घातक होगी। और युहाओ की इन बातों को सुन के ये अजीब सा मुंह बनाती है, जिसके बाद जाके ये दरवाजे को लॉक कर देती है। तो युहाओ कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। और इसे देख के युहाओ को ऐसा लगता है कि ये लास्ट टाइम वाली हरकत वापस से दोहराने वाली है। तो ये घबराते हुए कहता है कि मैं पहले ही तुम्हारी स्पिरिट पावर को लौटा चुका हूँ। और इस तरफ नाना युहाओ की एक बात भी नहीं सुनती है। तो युहाओ इसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है और मन में कहता है कि ना जाने ये लड़की क्या करना चाहती है। और फिर युहाओ चिल्लाते हुए कहता है कि हे रुको। और हम देखते हैं कि नाना युहाओ के आगे घुटनों के बल बैठ गई होती है। और इस चीज को देख के खुद युहाओ भी हैरान होता है, जबकि नाना इस तरफ रोते हुए कहती है कि युहाओ मैं तुमसे मदद की भीख मांगती हूँ। तो युहाओ कहता है कि क्या हुआ, प्लीज खड़ी हो जाओ। तो नाना रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं तब तक खड़ी नहीं होगी जब तक कि तुम मेरी मदद के लिए एग्री नहीं करते हो। जिस पर युहाओ कहता है कि ठीक है, कोई भी मसला क्यों ना हो, प्लीज खड़े होके मुझे बताओ। और फिर युहाओ नाना को एक चेयर के ऊपर बैठा देता है और नाना अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है कि मेरा जन्म एक नोबल फैमिली में हुआ था और मेरे फादर एक बैरॉन थे। और क्योंकि मेरे फादर के पास किसी भी तरीके की स्पिरिट फोर्स नहीं थी, इसलिए वो एक स्पिरिट मास्टर नहीं बन सके। जबकि दूसरी तरफ मेरी मदर एक स्पिरिट एम्परर थी और वो दोनों ही काफी ज्यादा दयालु थे और वो अपने किराएदारों को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे। और तो हमारी फैमिली भी काफी ज्यादा खुश थी। और जब मैं 6 साल की हुई थी तब मेरी स्पिरिट पावर अवेक हुई थी और मुझ पे मेरी मॉम की तरह बनने का मुझ पे भूत सवार हो गया। और क्योंकि मैं इस चीज को लेके काफी ज्यादा खुश थी तो इस बात को मैं अपने पेरेंट्स को बताने के लिए गई। लेकिन जब मैंने उनके कमरे का दरवाजा खोला और उस लम्हे में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी में भी भुला नहीं पाऊंगी। और हम देखते हैं कि नाना के फादर मर चुके हैं और इसकी मॉम रोते हुए कहती है कि वो मैं ही हूँ जिन्होंने तुम्हें मारा है और मैं सच में एक श्रापित औरत हूँ। और फिर ये नाना से कहती है कि तुम भी श्रापित हो। और इस नजारे को देखे नाना टूट सी जाती है और ये अपनी मॉम को इस चीज के लिए मना कर रही होती है। और तभी इसकी मॉम एक चाकू को उठाती है और आत्महत्या कर लेती है। और इस चीज को देख के नाना काफी जोर जोर से रोती है, क्योंकि इसके नजरों के सामने ही इसके माता पिता की लाशें पड़ी हुई थी। और फिर ये बताती है कि और मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के कुछ समय बाद ही कुछ अजीब से लोग मेरे घर पे आए और उनमें से एक ने कहा कि अगर मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ तो मुझे उनको फॉलो करना ही होगा। और उनको फॉलो करते हुए मैं एक रहस्यमय सेक्ट में आई, होली स्पिरिट सेक्ट में। और मुझे कल्टीवेट करवा के उन्होंने मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाई, जिसके बाद मुझे मिंगदे हॉल भेज दिया और मुझसे कहा कि वो दिन भी जरूर आएगा जब मैं अपने पेरेंट्स से मिल पाऊंगी। और गलती से एक दिन मैं उसके रहस्यमय अंडरग्राउंड लोकेशन में पहुंच गई जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स से मिली। लेकिन वहाँ पे मजबूरन मेरी पेरेंट्स की सोल्स को पकड़ के रखा गया था। तब मेरी मॉम ने मुझे इस सेक्ट के उद्देश्य के बारे में बताया कि ये उन बच्चों को पकड़ते हैं जो कि किसी तरीके के गम से गुजर रहे होते हैं और ये तब तक उन्हें ट्रेन करते हैं जब तक कि ये सभी उनके सोललेस पपेट नहीं बन जाते हैं। और ओरिजिनली मेरी मॉम भी उन सोललेस पपेट में से एक थी जिन्होंने बिना किसी पछतावे के मेरे पिता को मार दिया। और ऐसा करने के बाद जब उन्हें दुख हुआ तब जाके उन्हें होश आया, जिस वजह से वो काफी ज्यादा निराश हुई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब ट्रेनी 6 रिंग्स तक पहुंच जाता है तो उन्हें एक स्पिरिट रिचुअल के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है। और एक बारी जो वो रिचुअल कंप्लीट हो गई तो मैं जो हूँ मैं वो नहीं रहूंगी। और सब कुछ बताने के बाद नाना रोने लगती है। तो यह कहता है कि क्या दुनिया में सच में ऐसी भी कोई इविल सेक्ट है। और यह सोचता है कि उस समय जब माजिया तो गायब हुई थी तब शेरेक एकेडमी को एक सरप्राइज अटैक से सफर करना पड़ा था, जो कि स्पिरिट मास्टर्स के ग्रुप के द्वारा किया गया था, जिनके ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन उनके बीच में एक इविल स्पिरिट मास्टर भी था, तो शायद उस चीज का नाता इस होली स्पिरिट सेक्ट के साथ हो। और फिर यह इससे कहता है कि अंदर के हालातों के बारे में मुझे डिटेल में बताओ और कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं जरूर देखने जाऊंगा कि आखिर माजरा क्या है। और यह मन में कहता है कि क्या पता शायद वहाँ पे एल्डर सिस्टर की कोई खबर मिल जाए। भाई लोग ये जो चैप्टर होने वाला है ये हमारा होली स्पिरिट सेक्ट के ऊपर होने वाला है। तो चलिए अपनी इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और प्लान के अनुसार युहाओ, सईतो और नाना ये तीनों ही सेक्ट के उस हिस्से में जा रहे होते हैं जहाँ पे नाना के पेरेंट्स सील हो रखे हैं। और फिर हम नाना को सन एंड मून रॉयल हॉल वेस्ट गेट पे देखते हैं, जहाँ के गार्ड्स जब नाना को काफी दूर से आते हुए देखते हैं तो ये पूछते हैं कि कौन हो तुम। लेकिन जब नाना इनके करीब आ जाती है तो ये इसे पहचानते हुए कहते हैं कि ये तो कंट्रोल
होल स्पिरिट मास्टर नाना है और हमारे होल के मोस्ट ट्रेजर्ड डिसिपल प्लीज एंटर कीजिए। जिसके बाद नाना अंदर की साइड जाने लगती है और जब नाना आगे जा रही होती तभी हम नाना के पीछे एक ब्लैक फॉक्स सा देखते हैं और ये काला धुआं देखते ही देखते युहा और सैतो का रूप ले लेता है और सैतो काफी खुश होते हुए युहा से कहता है कि ये स्किल तो काफी ज्यादा रहस्यमयी है और ये तो यहाँ तक कि लोगों को शेडोज में भी बदल सकती है। युहा अपनी ज्यादा सोल फोर्स को खर्च मत कर देना। तो युहा कहता है कि वैसे हमें जल्दी करनी चाहिए और क्योंकि युहा के स्पिरिट सी की वजह से इसकी स्पिरिट पावर और स्किल काफी तेजी से इम्प्रूव हुई है, इसलिए ही ये अपनी स्पिरिट स्किल इमिटेशन का इस्तेमाल करके ये सैतो और अपने आप को नाना की शेडो के अंदर ट्रांसफॉर्म कर पाया। और एवरेज लोग इस स्किल को बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ये बड़े ही आसानी से गार्ड को पास कर लेते हैं, जिसके कुछ समय बाद ही ये लोग अनरिमार्केबल बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं। और यहाँ पे युहा और सैतो ये दोनों ही दो पार्टीज में बट गए, जहाँ पे सैतो को बाहर ही रुकना था, जबकि युहा अपनी वापस से इमिटेशन स्किल का इस्तेमाल करके नाना की शेडो बन जाता है और नाना को फॉलो करते हुए बिल्डिंग के और भी अंदर जाने लगता है। और जैसे ये इस बिल्डिंग के एंट्रेंस पे पहुंचती है तो यहाँ पे एक बंदा इससे पासवर्ड मांगता है। तो ये प्रेयर करते हुए कहती है कि होली एम्परर हजारों साल जिए और अनंत समय तक अमर रहें। तो ये बंदा कहता है कि क्वासी स्पिरिट मास्टर प्लीज एंटर कीजिए और युहा नाना को फॉलो करते हुए और काफी सारी ब्लैक सीढ़ियों को उतारते हुए और भी गहराइयों में लगातार जाए जा रहा होता है। और करीब 15 मिनट बाद ये लोग आखिरकार अंडरग्राउंड अल्तार तक आ ही जाते हैं और ये मनी मन युहा से कहती है कि हम यहाँ पे आ गए और यही वो अल्तार है और इनके नीचे जो ये फ्लोर है वहीं पे मेरे पेरेंट्स को रखा गया है। और फिर नाना इसके आगे झुकते हुए कहती है कि सिक्स्थ सर्वेंट ग्रेट होली स्पिरिट और दूसरी होली स्पिरिट को रिस्पेक्ट पे करती है। तो ग्रेट होली स्पिरिट कहती है कि खड़े हो जाओ और आखिर तुम आज क्यों आई हो और मुझे लगता है कि आज तुम्हारा आने वाला दिन नहीं था। और इस तरफ यह मन में कहता है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ स्पिरिट एम्परर की है और तो इनकी पूरी बॉडी एक इविल ऑरा से कवर हो रखी है। तो नाना कहती है कि सेकंड होली स्पिरिट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इस सिक्स्थ सर्वेंट के हाल ही में काफी सारे लेसन हुए हैं जिस वजह से ये पिछले 6 महीनों से लौट के नहीं आ पाई है। तो इनमें से एक बंदा कहता है कि ओ तो ऐसी बात है। तो नाना कहती है कि ग्रेट होली स्पिरिट्स प्लीज मुझे इजाजत दीजिए इससे पास होने की। और इस तरफ नाना मनी मन युहा से कहती है कि हो युहा तुम्हें अपनी सांसों को हर हालत में रोक के रखना होगा और तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि इनका ध्यान अपने ऊपर से नहीं हट जाता है। और तभी अचानक से एक बंदा कहता है कि एक सेकंड रुको, कुछ तो गलत है, क्या ये ऑरा किसी घुसपैठिए का है? तो दूसरा वाला चिल्लाते हुए कहता है कि अल्तार को जल्दी से सील कर दो, हमारे बीच में कोई घुसपैठिया घुसा है। और युहा मन में कहता है कि इन्होंने असल में मुझे नोटिस कर लिया, तो शायद अब मुझे पहला हमला भी कर देना चाहिए। और तभी अचानक से युहा शेडो के अंदर से बाहर निकलता है और सीधे ही ग्रेट होली स्पिरिट की तरफ बढ़ने लगता है और ये कोई भी रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही युहा एब्सोल्यूट डोमिनेंस का एक काफी खतरनाक पंच इसके चेस्ट पे कर देता है और युहा के इस पंच की वजह से ये काफी दूर तक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, सेकंड एल्डर जल्दी से उससे मारो। और इसे देख के युहा मन में कहता है कि मेरा जोरदार हमला लेने के बाद भी ये तो अब भी जिंदा है। और तभी नाना अपने डैगर से सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ये बंदा बड़े ही आसानी से नाना के डैगर को पकड़ लेता है और इस पे चिल्लाते हुए कहती है कि धोखेबाज, आज मैं तेरी सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना कि ये अपनी इविल पावर को काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इससे इसको देख के यह समझ जाता है कि ये एक इविल स्पिरिट मास्टर है और ये इविल स्पिरिट मास्टर नाना को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो यह इसके ऊपर सोल असोल्ट से काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसकी सोल के अलावा पूरी इविल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ पे अब सिर्फ इसकी सोल ही रह गई थी, जिसे यह अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा नीच आत्मा है, चलो अब मुझे तुम्हारा शुद्धिकरण करने दो। और इतना कह के यह इस सोल को प्योरीफाई करने लगता है और इसे ऐसा करता था। ये इविल स्पिरिट मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ सेकंड एल्डर की सोल को बर्न कर पाओगे, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या तुम भी किसी तरीके के इविल स्पिरिट मास्टर हो, और अगर हो तो फिर तुम हमारे खिलाफ क्यों जा रहे हो? और फिर ये अपनी काफी खतरनाक तरीके से पावर इस्तेमाल करने लगता है और कहता है कि चलो अगर अब हालात ऐसे ही हो गए हैं तो फिर मुझे अब लगता है कि बस तुम दोनों को मार देना चाहिए। और इसकी इतनी ज्यादा इविल स्ट्रेंथ को देख के युहा भी हैरान होता है, जबकि नाना को लगता है कि इनका खेल अब खत्म हो गया है। और फिर ये बंदा युहा के ऊपर काफी सारी इविल सोल स्पिरिट से अटैक करते हुए कहता है कि यह होली स्पिरिट सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक 1000 सोल असोल्ट है और वाकई में यह अटैक देखने में काफी खतरनाक लगता है।
और फिर हम देखते हैं कि काफी सारी इविल स्पिरिट्स युहा और नाना की तरफ ही बढ़ रही होती हैं और इस चीज को देख के नाना काफी हैरान होती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस अल्तार का कोई ऐसा भी पावरफुल सीक्रेट होगा और हजारों प्राणियों की लाइव्स को रिफाइन करने के बाद इस 1000 सोल बैनर जैसे इस हेवनली ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया होगा। और जब तक कि अच्छी खासी मात्रा में इन जंगली सोल्स की ताकत को इस्तेमाल किया जाता है तो इन हजारों जंगली आत्माओं की ताकत की मदद से आसानी से दुश्मन की सोल के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं। और तभी अचानक से चारों तरफ से नाना को इन जंगली सोल्स ने घेर लिया होता है और इस मोमेंट पे इन स्पिरिट में से दुख भरी रोने की आवाजें आ रही होती हैं और इस तरीके की रोने की आवाज को सुन के लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उन्हें इन हजारों सोल्स के द्वारा निगला जा रहा हो। और तभी ये सोल्स नाना के ऊपर अटैक कर देती हैं जिनसे डर के नाना जोर से नहीं चिल्लाती है। और थोड़ी देर बाद जब ये देखती है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ तो ये अपने सामने युहा को पाती है जो कि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके सामने खड़ा था। और नाना सोचती है कि युहा इस अटैक को डॉज करके उस होली स्पिरिट के ऊपर अटैक कर सकता था लेकिन ये मेरे पास रुका रहा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि युहा ने शांति से किसी अनजानी भाषा में मंत्र जाप करना शुरू कर दिया होता है जिस वजह से ये स्पिरिट्स किसी बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर उधर भटकने लगती हैं और तो अब ये हमारे ऊपर भी अटैक नहीं कर रही होती हैं। और इस चीज को देख के ये इविल स्पिरिट एल्डर भी काफी हैरान होता है और ये ग्रेट होली स्पिरिट अपने ही खुद के ब्लड को इस्तेमाल करता है एक सेक्रीफाइस के रूप में इन 1000 सोल बैनर्स के लिए जिस वजह से ये तुरंत ही इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है। और हम देखते हैं कि इनके आगे युहा के मंत्र भी फेल हो चुके होते हैं जिस वजह से ये लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं लेकिन युहा इनके सामने डट के खड़ा रहता है। और इस चीज को देख के नाना भी परेशान होती है और मन में कहती है कि ये जो इविल सोल्स युहा की बॉडी से होके गुजर रही हैं जिसकी वजह से इसकी सोल कमजोर होना शुरू हो गई है और ऐसा दिखाई पड़ता है कि इसके कभी भी टुकड़े हो सकते हैं और युहा को इन्हें ब्लॉक करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। और युहा को ऐसे सफर करता देख नाना को काफी ज्यादा बुरा लगता है और ये रोते हुए मन में कहती है कि युहा मुझे माफ करना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में हम ग्रेट होली स्पिरिट को नहीं हरा पाएंगे और मैं ही थी जिसने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए कहा था और शायद मुझे उस समय तुमसे मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए थी और उस समय मॉम ने जो कहा था वो सच ही कहा था कि मैं श्रापित औरत हूँ और जो कोई भी मेरे करीब आता है तो मैं सिर्फ उसके लिए दुर्भाग्य ही लाती हूँ। और तभी युहा मुस्कुराते हुए नाना से कहता है कि नाना डटी रहो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और युहा की इस बात को सुन के ये भी थोड़ी सी हैरान होती है और तभी अचानक से युहा की आंखें ग्रे हो जाती हैं और युहा कहता है कि मैं इनकी आत्मा के अंदर जो गंदगी है उसे साफ कर दूंगा। और इस लम्हे में ऐसा दिखता है कि नाना किसी भगवान की उपस्थिति की गवाह बन रही हो क्योंकि युहा की आंखों में से काफी ज्यादा प्योर व्हाइट लाइट निकलती है, वो भी इतनी भव्यता के साथ जो कि सूरज के टक्कर की हो। और युहा को ऐसा करते देख नाना सोचती है कि ऐसा दिखता है कि जैसे कि ये कोई डिवाइन लाइट हो जो कि इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती है। और तभी हम देखते हैं कि ये व्हाइट लाइट हर एक सोल को भेज देते हुए जाती हैं जिस वजह से इनके अंदर जो दूषित ब्लडी ऑरा होता है वो मिट जाता है और पहले ये जो इविल ब्लड रेड स्पिरिट्स थी वो अब प्योर व्हाइट हो गई होती हैं और ये सभी ही एक ही जगह पे हवा में तैर रही होती हैं। और जैसे एक बार ये प्यूरिफाइंग लाइट होली स्पिरिट के ऊपर पड़ती है जिस वजह से इसकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है और ये घुटनों के बल आ जाता है और इसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि इसके अंदर से ब्लैक स्मोक बाहर निकल रहा हो। और तभी युहा नाना का नाम बार बार लेके इसे होश में लाता है तो नाना मन में कहती है कि और जब मैं अपने होश में आई तब मैंने युहा के चेहरे पे अपने प्रति चिंता को देखा। युहा इससे कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से जाके अपने पेरेंट्स को ढूंढो और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्यूरिफिकेशन में एक्सपोज होने के बाद हमारे पेरेंट्स जल्दी इस जगह से चले जाएंगे। तो नाना कहती है कि ठीक है मैं समझ गई और फिर ये भागते हुए अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए जाने लगती है लेकिन ये मनी मन युहा को थैंक यू भी कह रही होती है। और तभी हम युहा के सामने ब्लड रेड कलर के डीमन जैसे दिखने वाले बंदे को देखते हैं और युहा इसे देख के मन में कहता है कि ये सेकंड होली स्पिरिट का इनकारनेशन है जिसे मैंने पहले प्यूरिफाई किया था और मुझे लगता है कि मैं इससे ग्रेट होली स्पिरिट के बारे में भी पूछ सकता हूँ। और तभी ये डीमन इस इविल स्पिरिट मास्टर की गर्दन को पकड़ के उठा लेता है और फिर युहा इसके ऊपर अपना जादू करके इसे होश में ले आता है और ये होश में आते ही कहता है कि क्या ये सेकंड होली स्पिरिट की स्पिरिट फॉर्म है जिसने मुझे प्यूरिफाई किया है। जिस पे युहा इससे कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हारा ये होली स्पिरिट सेक्ट किस तरीके का सेक्ट है और तुम्हारा जनरल अल्तार कहाँ है। तो ये कहता है कि क्या तुम होली सन हो और अगर तुम होली सन हो तो तुम्हें जाके होली एम्परर को ढूंढना चाहिए और सिर्फ जिनके पास स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर है सिर्फ उनके पास ही क्वालिफिकेशन है होली एम्परर को फॉलो करके इस दुनिया पे राज करने का। तो यह इससे कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दो नहीं तो मैं तुम्हारी सोल को नष्ट कर दूंगा जिससे कि फिर कभी तुम दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे।
तो ये युहाओ से कहता है कि होली सन, एक ना एक दिन होली एम्परर तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगे और शायद उस समय होली एम्परर इस यूनिवर्स पे राज करें और शायद होली एम्परर हमेशा के लिए जिंदा रहे। और इतना कहके ये अपने आप को ब्लैक स्मोक में डिसइंटीग्रेट कर लेता है और इसे ऐसा करता देख युहाओ कहता है कि इसने तो बिना किसी संकोच के अपनी जिंदगी का अंत कर दिया, तो ना जाने ये सेक्ट किस तरीके का होगा। और फिर हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाना के साथ कई और लोग भी आ रहे होते हैं इसे फॉलो करते हुए, लेकिन नाना थोड़ी सी उदास होती है। तो युहाओ कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुम लोग पहले ही अपने पेरेंट्स से मिल चुके हो, तो ठीक है अल्तारा पहले ही टूट चुका है, तो तुम लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और युहाओ की इन बातों को सुन के ये सभी ही इसके आगे घुटनों के बल बैठ जाते हैं और युहाओ ने इन सभी से यहाँ से जाने के लिए जो कहा होता है उस पे ये इनकार करते हुए कहते हैं कि सेवियर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी मदद करी हमारी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करने में। और सेवियर सुन के युहाओ भी काफी हैरान होता है और ये लोग कहते हैं कि हमारा कोई भी ऑनर नहीं है और ना ही हम किसी को रिपोर्ट करने जा सकते हैं, और तो और हमारा कोई घर भी नहीं है जहाँ पे हम लौट के जा सके, और हम सेवियर को हमेशा के लिए फॉलो करके उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। और इस बात को सुन के युहाओ के और भी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये हैरान परेशान होते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो। भाई लोग, आप लोगों को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था उसका इंतजार इस एपिसोड में खत्म होने वाला है, तो चलिए और ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में नाना कहती है कि मास्टर प्लीज हमें एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि अभी हम सभी बेघर हैं और आप ही हैं जिन्होंने हमें होली सेक्ट से बचाया है, इसलिए आप हमारे लिए सेकंड फादर जैसे हैं, इसलिए हम सभी के पास आपको फॉलो करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। और नाना की बातों को सुन के युहाओ थोड़ा सा हैरान परेशान होता है और कहता है कि मैं तो बस एक मामूली सा ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और ना ही मेरे पास हक है तुम लोगों का मास्टर बनने का। चलो ठीक है, अब जब तुम लोग इतना ज्यादा कह रहे हो तो मेरे पास एक मेथड है। सेरेक एकेडमी के पास एक सेक्ट है, टांग सेक्ट, जो कि वहाँ पे हजारों सालों से है। वैसे तो तुम लोग सेरेक एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम लोग हमारे टांग सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। और अब जब सिचुएशन ऐसी हो गई है तो तुम लोगों को आज ही रात यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है यहाँ पे बर्बाद करने का। और इस तरफ यह रात के अंधेरे का फायदा उठाता है और इस अंधेरे को कवर की तरह इस्तेमाल करता है। और क्योंकि नाना तो यहाँ से जा चुकी थी तो ये अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करके नाना का रूप ले लेता है, जबकि सईतो को अपनी शेडो के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। और ये दोनों ही शांति पूर्वक अकेडमी में वापस लौट आते हैं और इस चीज पे भी काफी ध्यान देते हैं कि गार्ड्स ने इन्हें नोटिस नहीं किया हो। और इन दोनों को अपने रूम्स में लौटे हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि तभी होली सेक्ट के अल्तार की तरफ से एक काफी खतरनाक सा साउंड आता है, क्योंकि सईतो ने वहाँ पे जो टाइम सोल बॉम्ब लगाया था वही वहाँ पे एक्सप्लोड हुआ था, जिसकी वजह से होली सेक्ट का जो अल्तार होता है वो तुरंत ही बर्बाद हो जाता है। और यह काफी सीरियस होते हुए कहता है कि हमें इस सिचुएशन के बारे में जल्द से जल्द सेरेक एकेडमी को बताना होगा, क्योंकि इस तरीके के इविल फैक्शन को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए जिससे कि ये ग्रो नहीं हो सके। और हम देखते हैं कि ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं और इस दौरान सनमून एम्पायर के रॉयल सोल मास्टर एकेडमी के अंदर एक काफी लंबा वेकेशन हुआ होता है, लेकिन यह अच्छे से जानता था कि उसके यहाँ पे आने की वजह यहाँ पे आराम करना नहीं है, बल्कि अपने आप को और भी बेहतर करने का है। और इसलिए ही इस वेकेशन के दौरान ये अपना ज्यादातर समय अपने रूम के अंदर सोल वेपन्स के ऊपर रिसर्च करने पे बिता देता है। और हम सभी तो अच्छे से जानते हैं कि युहाओ को मुसीबतें कितनी जल्दी ढूंढ लेती हैं और वही मुसीबत आके इसका गेट खटखटाने लगती है। और इस खटखटाने के अंदाज को देख के युहाओ कहता है कि ये जो स्टाइल है अपनी तरफ मेरा ध्यान खींचने की, तो ये पक्का सईतो ही होगा। और यह इसे अंदर आने के लिए कह देता है तो सईतो काफी जोर से गेट खोलते हुए खुश होते हुए कहता है कि लिटिल ब्रदर, कुछ काफी अच्छा हुआ है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक काफी बड़ा सरप्राइज है। यह कहता है कि कैसा सरप्राइज, मुझे बता दो। तो सईतो मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊंगा। यह कहता है कि तो फिर मैं नहीं जा रहा, मुझे अभी काफी इम्पोर्टेंट रिसर्च करनी है। तो सईतो कहता है कि लिटिल ब्रदर, तुम्हें तो पढ़ाई करने की लत ही लग गई है, तुम सारे दिन रिसर्च ही करते रहते हो, तुम्हें थोड़ा समय भी रिलैक्स करना चाहिए, तुम हरदम ही काफी टेंस रहते हो, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। और सईतो की इस बात को सुन के यह थोड़ा सा हैरान होता है और मन में कहता है कि ये चीज तो कहीं सुनी सुनी सी लगती है, जैसे कि किसी ने मुझसे ये पहले भी कहा हो। और जब ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं तभी अचानक से रास्ते में इन्हें ली जुई चैन और ये लड़की मिल जाती है और इन्हें देख के यह परेशान होते हुए कहता है कि तो ये वो सरप्राइज है जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे। और ये लड़की कहती है कि हो यह आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। और ली कहता है कि आओ एक बारी और फाइट करते हैं। तो यह कहता है
कि ब्रिक ब्रदर आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि ये लोग अक्सर मुझे काफी परेशान करते हैं। तो सही तो अभी इन दोनों को यहाँ पे देख के हैरान परेशान होता है और ये अपने टकले को खुजाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ये दोनों वो सरप्राइज नहीं है। और यह यहाँ से भागते हुए कहता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे अभी जरा सा काम है तो मैं पहले चलता हूँ। और ये दोनों यह का पीछा करते हुए कहते हैं कि हो यह जरा रुको, तो तुम वैसे भी मुझे मुश्किल से ही देखने को मिलते हो, तो अब आ जाओ जल्दी से एक दो हाथ हो जाएं। और हमें एक दो हाथ किए हुए भी काफी समय हो गया है। और इस तरफ यह इन दोनों से परेशान हो चुका होता है और ये रोते हुए भाग रहा होता है और ये इनसे कहता है कि कल ही तो हमने फाइट की थी, तो प्लीज अब मुझे कुछ समय अकेले भी रह लेने दो। और यह का पीछा करते हुए ली कहता है कि अगर तुम हमें हरा सके तो फिर तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा समय है। तो यह इनसे भागते हुए कहता है कि तुम लोग तो सच्ची में परेशानी हो। और ये दोनों कहते हैं कि हो यह चलो यहाँ पे हम फाइट करते हैं, और वैसे भी ये काफी बड़ा एरिया है तो फाइट करने में काफी मजा आएगा, और चलो हम पहले अटैक करते हैं। वो यह अब तैयार हो जाओ इसे संभालने के लिए। और फिर ये दोनों ही अपने अपने अटैक्स यह के ऊपर कर देते हैं। और तभी हम कई बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखते हैं, और तभी एक बंदा काफी तेजी से यह और इन दोनों के अटैक्स के बीच में आने लगता है। और इस बंदे को ऐसे घुसते देख ली कहता है कि कोई तो हमारे बीच में आया है। तो ये लड़की कहती है कि लगता है कि वो हर्ट हो जाएगा। और फिर ये उससे चिल्लाते हुए कहती है कि हे संभल के, जल्दी से इसे डॉज कर लो। और तभी यहाँ पे एक काफी तेज रोशनी होती है जिसमें से काफी बड़े बड़े बटरफ्लाई के विंग्स निकलते हैं। और ये लड़की इस बंदे को देख के काफी हैरान होती है और कहती है कि वो कौन है, लेकिन जो भी हो काफी हैंडसम है। जबकि ली कहता है कि मैं पहले कभी तो इससे नहीं मिला। और तभी यह भी पलटते हुए कहता है कि आखिर ये कौन है। और हम देखते हैं कि ये बटरफ्लाई के विंग्स और किसी के नहीं हमारे वांग डोंग के हैं, जिसने वाकई में काफी खतरी एंट्री मारी होती है और ये काफी खतरनाक भी लग रहा होता है। और ये कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इसे हर्ट करने के बारे में भी ना सोचो। और वांग डोंग को देख के यह काफी ज्यादा खुश होता है और ये तुरंत ही जाके इसे हक कर लेता है और कहता है कि कैसे हो तुम, और इस पूरे समय के दौरान मैं तुम्हारे बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक सका। तो वांग डोंग कहता है कि यह ऐसे मत करो। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और यह मन में कहता है कि अब जब गले मिले हुए काफी ज्यादा समय हो गया है, तो ऐसा दिखता है कि वांग डोंग को शर्म आ रही है। और वांग डोंग कहता है कि यह चलो बात करने से पहले इन दोनों से फाइट करते हैं। तो यह कहता है कि मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, वैसे भी वो दो लोग हैं। और वांग डोंग को देख के ये लड़की मन में कहती है कि ऐसा लगता है कि ये ब्यूटीफुल जूनियर वो यह को पहले से जानता पहचानता है, लेकिन इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफी अजीब दिख रहा है। और तभी यह कहता है कि जी जुई चैन जिंग जी यान, ये मेरा गुड ब्रदर वांग डोंग है और आज हम दोनों तुम दोनों का सामना करेंगे। और लगता है कि अब कहानी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और अब भाई लोग अपन काफी समय बाद यूहा और वांग डोंग को एक साथ फाइट करते हुए देखेंगे। तो चलिए इस मजेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ली जिंग चैन कहता है कि चलो हम भी किसी भी तरह के स्पिरिट वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि हम फेयर 2v2 कर सकें। जिसपे यह कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ये बड़ी मेरे शहर अकेडमी से ही है और चलो हम इस बैटल को अपनी अकेडमी के लिए जीतते हैं। और हम देखते हैं कि वांग डोंग और यह ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ रखा होता है। और तभी वांग डोंग कहता है कि आखिर तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। तो यह कहता है कि 2 साल हो चुके हैं, आखिरकार अब जाके एक दूसरे के हाथों को दोबारा पकड़ पाए हैं। और यह की इस बात को सुनकर वांग डोंग शर्मा सा जाता है और कहता है कि ये इडियट एक नंबर का इडियट ही रहेगा, और वैसे भी मुझे भी काफी लंबा समय हो गया यह का हाथ पकड़े हुए। और तभी यह खुश होते हुए कहता है कि एनर्जी की स्ट्रीम देखो वापिस से बहने लगी, इससे तो हमारी पुरानी यादें ताजा हो गई। और चलो इतनी भी ज्यादा बातें करना बंद करते हैं और बात करने से पहले इन्हें खत्म करते हैं। और वांग डोंग ना जाने क्यों यह के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और वांग डोंग के इस अजीब से बिहेवियर को देख के यह भी थोड़ा सा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। वैसे तो हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए काफी लंबा समय हो गया है, लेकिन इससे अब भी पहले की तरह ही काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है। और शायद इसलिए क्योंकि हम काफी लंबे समय से नहीं मिले हैं, जिस वजह से हमारे बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं, इसलिए हमें कुछ समय एक साथ बिताना चाहिए। और इन दोनों को ऐसे देख के ये लड़की अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है कि इन दोनों बंदों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा, ये कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और फिर ये हंसते हुए इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को अपना पोटेंशियल वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसने जो पोटेंशियल वेस्ट की बात कही होती है वो यूहा और वांग डोंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो ये कहते हैं कि आखिर ये क्या कह रही है। तो ये कहती है कि शुरुआत करने के लिए ज्यादा लोग नहीं हैं, तो अगर तुम दोनों साथ हो तो बाकी की लड़कियां क्या करेंगी। और इसकी बातों को सुन के वांग डोंग और यह सोचते हैं कि लगता है कि एल्डर सिस्टर का दिमाग घास चलने गया है। और तभी ये लड़की
लड़की अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए एक स्माइल करती है, जिसके बाद ये इल्यूजन मिस्ट कंडेंस से अटैक करती है और इसे अटैक करता देख युहा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये साथी वापस से अटैक कर रही है। तो ये लड़की हंसते हुए कहती है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और तभी हम देखते हैं कि ये अटैक वांग डोंग की तरफ जाने लगता है। इस चीज को देख के युहा भी हैरान होता है और मन में कहता है कि इसका ये अटैक तो अचानक से वांग डोंग की तरफ चार्ज करने लगा। और इस चीज को देख के युहा परेशान सा होता है, जबकि वांग डोंग के होश उड़े हुए होते हैं। लेकिन तभी अचानक से युहा काफी तेजी से इसके और अटैक के बीच में आ जाता है और ये तुरंत ही आइस स्कॉर्पियर एम्परर टोर्सो बोन परमाफ्रोस्ट डोमेन का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और जब ये लड़की अपने अटैक को बर्फ में जम के सॉलिड होते हुए देखती है तो इसके भी होश उड़ जाते हैं। और फिर ये अपने वाइफ से युहा के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि युहा केयरफुल रहना। और हम देखते हैं कि वांग डोंग को इसकी वाइफ से दिक्कत हो रही होती है और युहा सोचता है कि ये वाला अटैक भी वांग डोंग की तरफ ही जा रहा है और इसका एक्शन इसकी बातों से मैच नहीं करता है। और उस वाइफ के अंदर एक स्पेशल सोल फोर्स है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर सकती है, जिससे कि ये ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को शटर करने में सक्षम है। और तभी यह इस वाइफ को पकड़ लेता है आइस एम्परर जेड हैंड को इस्तेमाल करके। और इस वाइफ की वाइब्रेशंस की वजह से यह के हाथों में से काफी ज्यादा चिंगारियां बाहर निकल रही होती हैं। और यह को ऐसा करता देखिए लड़की भी काफी हैरान होती है और कहती है कि क्या इसने तो उसे पकड़ लिया, वो भी अपने सिंपल हाथों से। और लगता है कि उसके ऊपर इसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है। और यह कहता है कि हार्डोंग पावर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिस वजह से इस तरीके के अटैक मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है। और तभी जुईचेन कहता है कि यह इसे संभालो। और फिर ये काफी ज्यादा ताकतवर अटैक करते हुए कहता है कि लो अब मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का स्वाद चखो। और हम देखते हैं कि ये अटैक काफी ज्यादा तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है और इसके इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आता देख कहता है कि इसने तो अपनी सारी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर लिया है, वांग डोंग अब समय आ गया है। और हम देखते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया होता है और अपनी स्पिरिट फ्यूजन का इस्तेमाल करने लगते हैं। और इन दोनों को ऐसे हग कर देख इस लड़की के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्या ये दोनों ही लोग सच में एक कपल हैं। और कितने ज्यादा लंबे समय के बाद हमें इन दोनों की स्पिरिट फ्यूजन वापस से दिखाई जाती है। और इस स्पिरिट फ्यूजन को देख के ये लड़की काफी हैरान होती है और कहती है कि ये लाइट की ब्रिलियंट रे कितनी ज्यादा डेजलिंग है और ये किस तरीके की स्प्रे टेक्निक है। और जैसे ये डेजलिंग लाइट फेड होना शुरू होती है तभी हमें एक काफी जाइंट आई दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर होती है, जिसमें से एक काफी खतरनाक लाइट की बीम निकलती है जो कि इनका अटैक गोल्डन रोड होता है। और इससे ये काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगते हैं और इन्हें ऐसा करता देख ली जुईचेन के भी होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। और सिंपली कहा जाए तो इनकी ये स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, जिसके बाद हमें इस एरिना के अंदर काफी तेज रोशनी को दिखाया जाता है। और इस तेज रोशनी के बाद हमें गोल्डन रोड को दिखाया जाता है, इसके बीच में ली जुईचेन आ गया था और ये कहता है कि ये तो गोल्डन रोड है, लेकिन ये किस तरीके का गोल्डन रोड है। और ये कहता है कि हो यह ऐसा दिखता है कि मैं इस जन्म में तो कभी भी तुम्हारी बराबरी भी नहीं कर पाऊंगा। और ये लड़की कहती है कि तुम्हें गोल के रूप में रख के तुम्हारा पीछा करने में मुझे खुशी होगी और हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं और इन्हें जाता देख वांग डोंग कहता है कि आखिर ये किस तरीके का रिलेशनशिप है, देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। तो यह कहता है कि हाँ, बस उन दोनों को फाइट करने की लत लग रखी है और वो कई बार मुझे परेशान करते हैं उनके साथ एक दो हाथ करने के लिए। और वैसे तो तुमने यहाँ पे आके मुझे सच में काफी सरप्राइज कर दिया है। और यह इसे काफी जोर से हक करते हुए कहता है कि तुमसे दोबारा मिलके मुझे वाकई में काफी ज्यादा खुशी हुई। और वांग डोंग के पहले के रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये युहा के ऊपर काफी गुस्सा होने वाला है, लेकिन ये भी काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तो यह कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया कि सारी लड़कियां ही तुम्हें ही निहारे जा रही हैं। वांग डोंग कहता है कि वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक नेचुरल ब्यूटी हूँ। और वांग डोंग की इस बात को सुन के यह थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि क्या ये चीज तो लड़कियां ही सिर्फ अपने खुद के लिए कहती हैं ना कि वो नेचुरल ब्यूटीज हैं। तो वांग डोंग कहता है कि तुम्हें मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है और जिस हिसाब के तुम अब देखते हो तो पक्का तुम्हारे ऊपर भी यहाँ पे काफी सारी लड़कियां फिदा होंगी। और इस बात को सुन के यह काफी घबरा सा जाता है और ये सिर खुजाते हुए कहता है कि चलो इस बारे में रूम में चल के बात करते हैं। और यह के इस रिएक्शन को देख के वांग डोंग काफी हैरान होता है और ये आसानी से समझ जाता है कि यह इससे कुछ तो छिपा रहा है। और फिर ये पूरे रात से ही कोई भी बात नहीं करते हैं और यह वांग डोंग को अपने साथ अपने रूम तक ले आता है और इससे कहता है कि वैसे तुम्हें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि मेरा रूम काफी ज्यादा गंदा हो रखा है। जिस पे वांग डोंग कुछ भी नहीं कहता है और जैसे ये दोनों अंदर घुसते हैं तो यह काफी जल्दी साफ सफाई करने लगता है। और ये वांग डोंग से कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं अभी सब
साफ करता हूँ और ये अपने सारे सामान को जल्दी जल्दी स्पिरिट स्टोरेज टूल के अंदर भर रहा होता है और वांग डोंग इसके रूम को काफी ध्यान से देखने लगता है कि तभी यूहा इसके लिए चाय ले आता है और फिर ये चाय पीते हुए खुश होते हुए कहता है कि चलो अब जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हारा सच में यहाँ की लड़कियों के साथ कोई रिलेशनशिप है क्या? तो यह थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है कि जिस तरीके का तुम सोच रहे हो उस तरीके का नहीं है, क्योंकि जब मैं इस स्कूल के अंदर आया था तब मैं एक चेंगजी नाम की लड़की से मिला। वो काफी ज्यादा खूबसूरत और काइंड थी, लेकिन उसका भी काफी दुख भरा पास्ट था मेरे जैसा ही, और तो और वो काफी ज्यादा सीक्रेटिव भी थी और आज दिन तक मैं नहीं जान पाया हूँ कि वो कहाँ गायब हो गई। लेकिन उसने जाने से पहले मुझसे काफी ज्यादा बातें की थी और उसने यहाँ तक कि ये भी कहा था कि उसे उम्मीद है कि मैं अपने सोलमेट से जरूर मिलूंगा। और इस तरफ वांग डोंग काफी ध्यान से इसकी बातों को सुन रहा होता है और ये कहता है कि लगता है कि वो तुम्हें काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करती थी और हरदम तुम्हारे बारे में ही पहले सोचती रहती होगी, लेकिन क्या तब भी वो तुम्हारे दिल को नहीं छू पाई? तो यह कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो कोई और बात है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझ पे हंसो नहीं। और फिर यह बताता है कि जब उसने पहली बार आइस में डांस किया था, आज तक मैंने जितनों को भी देखा है उन सभी में वो सबसे ज्यादा ब्राइट थी और इसके फिगर की इमेज एक तरीके से मेरे दिमाग में छप सी गई है। और सिस्टर चेंगजी ने मेरी मदद करी मेरे दिल की फीलिंग्स को मुझे समझने में, और यहाँ तक कि वैसे उसका साइनिंग फिगर अब सिर्फ मेरे इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करता है और मुझे डर है कि मैं उसके प्यार में पहले ही पड़ चुका हूँ। और यह की बातों को सुन के वांग डोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे घर में एक ऐसी लड़की है जो कि उसकी जितने ही सुंदर है और जब समय आएगा तब मैं जरूर उसे तुमसे मिलवाऊंगा। तो यह कहता है कि अगर वो सच में उस जितनी सुंदर हुई तो शायद मैं उसके प्यार में पड़ जाऊं, लेकिन उसे मुझे वैसे एक्सेप्ट करना होगा जैसा कि मैं हूँ और मैं ये भी देखूंगा कि उसकी पर्सनैलिटी मेरी जैसी है या नहीं। और यह की बातों को सुन के वांग डोंग एक ईविल से स्माइल करने लगता है, जिसके बाद ही नॉर्मल होते हुए कहता है कि यह अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं यहाँ पे किसी और चीज के लिए आया हूँ। मेरी सोल पावर पहले ही लेवल 60 के बोटल नेक पे पहुंच चुकी है, तो मुझे घर लौटने की जरूरत है जिससे कि मैं अपने लिए सुटेबल स्पिरिट बीस्ट को ढूंढ सकूं। तो क्या तुम मेरे साथ आओगे? और मैं वादा करता हूँ कि तुम वहाँ से यहाँ पे वेकेशन से खत्म होने से पहले आ जाओगे। तो यह कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और इस चीज को सुन के वांग डोंग थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम तो काफी जल्दी मान गए, और क्या तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के डिले हो जाने की चिंता नहीं है क्या? तो यह खुश होते हुए कहता है कि डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जब हम एक दूसरे के साथ में हैं तो हम साथ में ट्रेनिंग कर पाएंगे। और यह की इस बात को सुन के वांग डोंग मन में कहता है कि इस बंदे के दिमाग में हमेशा ट्रेनिंग ही रहती है। और फिर यह पूछता है कि शेरेक में चीजें कैसी हैं? तो वांग डोंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो तुमने ब्लूप्रिंट्स को भेजा था वो सच में काफी मददगार थे, और ज़ुक कैनन के हजारों ऑर्डर्स भी हैं, और वैसे जो बाकी के ब्लूप्रिंट्स हैं उन्हें सीक्रेटली स्टडी किया जा रहा है। और हाल ही में वहाँ पे एक नई स्टूडेंट नाना नाम की आई है जो कि टांग सेक्ट में काफी ज्यादा एक्टिव है। और फिर ये दोनों ऐसे ही शेरेक एकेडमी के सिचुएशन के बारे में काफी देर तक बात करते हैं, और ऐसे ही बात करते करते काफी जल्दी रात भी हो जाती है। और यह कहता है कि काफी लेट हो गया है और लगता है कि आज रात मुझे तुम्हें कुछ देना होगा, और माफ करना मेरा बेड थोड़ा सा छोटा है, तो लगता है कि हमें रात भर साथ में बैठ के ही गुजारनी पड़ेगी। तो वांग डोंग कहता है कि सपने मत देखो, तुम फ्लोर पे सो सकते हो जबकि मैं बेड के ऊपर सोऊंगा। और क्या तुम्हें सच में बिल्कुल भी मेहमान नवाजी नहीं आती है? और अब मैं हाथ मुंह धोने जा रहा हूँ, तब तक तुम बेड तैयार कर देना। और तभी वांग डोंग हाथ मुंह धो के आ जाता है और पूछता है कि क्या बेड तैयार हो गया है? तो यह काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि हाँ बेड तो तैयार हो गया, लेकिन मेरे पास इससे भी बेहतर एक आइडिया है। और अब जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो हमें क्यों सोना चाहिए, और हम इसके बजाय साथ मिलकर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। और यह की बात को सुन के वांग डोंग यह के पास आके बैठ जाता है और इसके सिर को पकड़ के कहता है कि यह मुझसे वादा करो कि आज के दिन तुम और ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करोगे बल्कि अच्छे से रेस्ट करोगे। और मैं यहाँ पे जो आया हूँ तो क्या तुम्हें इससे खुशी नहीं हुई? और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस खुशी को इस्तेमाल करो अच्छे से सोने के लिए। और तुम काफी ज्यादा थक चुके हो और सिर्फ तुम इकलौते मेरे क्लासमेट हो जिसे मैं जानता हूँ जो कि अपनी एज से काफी ज्यादा बड़ा लगता है, और तुम खुद के ऊपर ही काफी ज्यादा हार्श रहते हो, और तुम्हें आराम करना और अपना ध्यान रखना सीखने की जरूरत है, नहीं तो तुम काफी जल्दी अपने आप को नष्ट कर लोगे। और इस बारी मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ इस उम्मीद के साथ कि तुम मेरे साथ आ सको, जिससे कि तुम्हें ट्रेनिंग में बाद में मदद मिलेगी। और फिर यह एक लंबी सांस लेने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और आज और ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करूंगा। और इतना कहके यह अपने बाथरूम में आ जाता है जहाँ पे यह अपने पास्ट की चीजों को याद करने लगता है, और ये पास्ट की चीजों को याद करते हुए रो भी रहा होता है। और ये रोते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, काफी ज्यादा, और अगर तुम यहाँ पे ना होते नहीं तो शायद मैं अब तक
टूट चुका होता और 50,000 किलोमीटर दूर होने के बाद भी क्यों तुम अब भी मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझ पाते हो। और इस तरफ वांगडंग खुश होते हुए सोचता है कि डमी, हम सभी ही बड़े हो गए हैं और मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें बेटर होने में, और बस तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि तुम्हें घर लाने का मतलब क्या है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।